मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में सब्जेक्ट के बारे में जाना था, सब्जेक्ट का परिभाषा सीखा था। क्या था परिभाषा, एक बार रिमाइंड कर लें। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो है कि जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि काम करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। तो सेंटेंस लेके देखें, जैसे है राम आम खाता है। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या चीज है, कौन काम कर रहा है, काम कौन सा हो रहा है? तो खाने का काम हो रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम। यानी काम करने वाला क्या है इस सेंटेंस में? तो ये राम है। करने का अर्थ यहाँ पर राम जो है आपका कर्ता हुआ। इसके बाद है वह गाय नीली है। क्या चीज है? वह गाय नीली है। आप कहेंगे सर इसमें तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम कर्ता का क्या इससे पहचान करेंगे? वह गाय नीली है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा है, तो इसमें यानी कर्ता नहीं होगा। नहीं, इसमें भी कर्ता है। क्या करता है? तो कौन नीली है? वह गाय नीली है। कौन नीली है? वह गाय। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पर वह गाय जो है वह कर्ता हुआ। यहां तक तो समझ गए, लेकिन सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि इसमें भर भैया नहीं काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इसमें क्रिया है या नहीं है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। तो एक बात आप नोट कर लें, क्रिया जो है वर्ब, वह एक तरह से इंजन का काम करता है। जिस तरह से रेलगाड़ी में या कि कोई भी गाड़ी है, उसमें अगर इंजन नहीं रहे तो उस गाड़ी का कल्पना आप कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सेंटेंस में एक वर्ब का वही रोल है जो गाड़ी में इंजन का है। तो कोई सेंटेंस बने इसके लिए उसमें वर्ब रहना अनिवार्य है। जब अगर वर्ब है, आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब होना ही है, तो आखिर हम वर्ब पहचानेंगे तब। यानी सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको यह जरूरी है कि आप वर्ब के बारे में डीपली जानें। उसके बाद ही आप सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है वर्ब है, सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट में क्या होता है, एक शब्द का भी सब्जेक्ट हो सकता है, दो शब्द का भी सब्जेक्ट हो सकता है, और उससे बड़ा सब्जेक्ट भी हो सकता है। इतना ही नहीं, सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आपको शुरू में ही हो, लास्ट में भी आ सकता है। जैसे देख लीजिए, पेड़ पर कौवा है। यहां पर देखिए, शुरू वाला वर्ड जो है वह सब्जेक्ट नहीं है। कौन है? तो कौवा। तो कौवा शब्द जो है आपका सब्जेक्ट है, जो कि लास्ट में है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ब के बारे में जानकारी लेना होगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट का पहचान कर पाओगे। तो हम चलते हैं, पहले सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, वर्ब के बारे में देखते हैं कि वर्ब आखिर कौन सा है, वर्ब किससे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा शब्द वर्ब के श्रेणी में आता है। तो देखिए, वर्ब का जब आप डिफिनेशन देखेंगे, VRB, इसको क्या पढ़ते हैं? वर्ब। यानी इसका अर्थ होता है क्रिया। क्रिया के बारे में जो आप परिभाषा पर चलेंगे तो देखिए क्या होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes
एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट बीइंग। जी हाँ, वर्ब किसे कहते हैं? तो कहता है ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो डिनोट्स यानी जो दर्शाता है, दिखाता है। कौन सी दिखाता है? एन एक्शन, क्रियाकलाप को दर्शाता है, काम होने का या करने का बोध कराता है। उतना ही नहीं, पोसेशन यानी अधिकार का, स्वामित्व का बोध कराता है, और रिलेशन संबंध को दर्शाता है, और साथ में ही उसके अवस्था को बताता है। यानी इस शब्द को दर्शाने वाला शब्द को क्या कहते हैं आप? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब ये नहीं है कि कोई काम से ही बोध हो, ऐसा नहीं होता है। काम का जो बोध कराए वह शब्द तो क्रिया है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका अधिकार का बोध करावे, संबंध को दर्शावे, अथवा उसकी अवस्था को दर्शाता है, सारे शब्द जो है आपको वर्ब के श्रेणी में आता है, क्रिया के श्रेणी में आता है। यानी अब इसका हिंदी हम लिख लेते हैं कि वर्ब क्रिया एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो कार्य व्यापार यानी क्रियाकलाप, अधिकार, संबंध, और संबंध या अवस्था को बताता है। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जब तक इस शब्द पर आधारित हम उदाहरण को नहीं देख लेते हैं तो सिर्फ परिभाषा रटने से काम नहीं चलने वाला है। चूंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें साधु के तोता की तरह रट्टूमल नहीं बनना है, हमें उसको समझना है, उसके प्रयोग को भली भांति समझना होगा। उसके बाद ही आपके दिमाग में आएगा कि नहीं ये शब्द आपका क्रिया है। देखते ही देखते आप पहचान लोगे कि ये क्रिया है। तो क्रिया के बारे में बताया गया है कि वह शब्द जो कार्य व्यापार, कार्य व्यापार मतलब क्या? जिससे किसी काम का होने या करने का बोध हो, उसको आप क्या कहोगे? कार्य व्यापार। यानी और उस शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा सेंटेंस है, कैसा? ही राइट्स, he writes, she goes। इसमें क्या है? कौन सा काम हो रहा है? वह लिखता है, वह जाती है। इसमें आप क्या देख रहे हो? राइट और गो कहने से क्या होता है? कोई काम का बोध होता है। लिखना काम हो रहा है, जाना जाने का काम हो रहा है। तो वह आपको एक्शन के बारे में बता रहा है, यानी क्रियाकलाप के बारे में बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। जिसमें आपको एक्शन का बोध नहीं कराता हो, कार्य व्यापार का बोध नहीं कराता हो, अधिकार का बोध कराता हो। अधिकार का अर्थ क्या हुआ? जैसे आप लिखते हो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहां पर हैज या हैव का जो प्रयोग आपको देखने को मिलता है
वह हैज है का अर्थ होता है रखता है, मेरे पास है, यानी उस कलम पर या जो थिंग के बारे में आपको बता रहा है उस पर अधिकार का बोध कराता है। यानी हैज है भी क्या चीज है, क्रिया के श्रेणी में आता है, यानी उससे आपका अधिकार का बोध होता है। तो जिस शब्द से अधिकार का बोध होगा वह आपका किस श्रेणी में आएगा, क्रिया के श्रेणी में आएगा। इस तहत हैज और हैव, हैड ये शब्द जो है क्रिया है। अब है आपका पोसेशन और रिलेशन हो गया, दोनों एक ही श्रेणी में आता है। अब है अवस्था के बारे में। अवस्था के बारे में जैसे लिखते हैं, दिस ट्री इज टॉल, कहने का मतलब यह पेड़ लंबा है। अवस्था क्या हुआ, उसके स्थिति को बता रहा है, वह लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है। तो यहां पर किस चीज से बोध हो रहा है ऐसा, इज से। तो इज जो है, इज आर एम वाज वेयर शैल विल जो है वह अवस्था का बोध कराता है। इसलिए आपको इज आर एम वाज वेयर शैल विल ये भी क्रिया के श्रेणी में ही आता है, वर्ब के श्रेणी में ही आता है। तो आपने अब समझ लिया होगा कि जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है तो वो कौन कौन से हैं, राइट, गो, कम, ड्रिंक, ये सब। और हिंदी में समझ लीजिए ऐसे कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह शब्द क्या है, क्रिया है। जैसे उठना, रोना, धोना, गाना, जाना, हंसना, बोलना, शब्द के अंत में क्या है, ना लगा हुआ है। तो ना लगा है इसका मतलब वो क्या है, आपका क्रिया है, और क्रिया का मूल रूप है। जब आप टेंस में जाओगे, वॉइस में जाओगे, तब उसमें किस में ना को हटा के ता लग जाता है, रहा है, रही है, ये सारी चीज लगता है। लेकिन अभी उसके बारे में हम जिक्र नहीं करने जा रहे हैं। हमको सिर्फ अपना ब्रेन को कांस्टेंट रखना है, कहां तक, क्रिया तक, क्रिया के पहचानने के लिए। तो जब जिस शब्द के अंत में आप देखिएगा ना लगा है तो वो हो जाएगा क्रिया, लेकिन वह क्रिया का कौन सा रूप होगा, वह मेन रूप होगा, मुख्य क्रिया के अंतर्गत होगा। तो अब चलते हैं हम क्रिया को जो दो भाग में डिवाइड किया गया है। चूंकि क्रिया का हमने यहां पर देखा है क्षेत्र जो है सीमित नहीं है, ये कार्य व्यापार के अंतर्गत जो क्रिया आएगा उस शब्द में आपको नाम मिलेगा। यानी वैसे शब्द जो कार्य व्यापार को यानी क्रियाकलाप को दर्शाता है वैसे क्रिया में लास्ट में नाम मिलेगा। लेकिन क्रिया का दूसरा क्षेत्र भी तो है जो आपको अधिकार, संबंध या अवस्था को दर्शाता है, क्या उसमें भी ना लगा रहेगा? नहीं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि आपने इसके क्रिया के अधिकार क्षेत्र को, उसके क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा है। किन किन भागों में? तो एक है आपका मेन वर्ब। क्या चीज है? मेन वर्ब। मेन वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया, जिसको आप प्रधान क्रिया के रूप में भी जानते हैं। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या चीज होता है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या चीज कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये मेन वर्ब और सहायक क्रिया को जब हम यानी क्रिया, समस्त क्रिया को दो भागों में बांट लेंगे, एक मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को, इस दोनों के बारे में डीपली जान लेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मेन वर्ब क्या होता है? तो कहता है कि वैसा वर्ब, वैसा शब्द जो किसी वाक्य में अकेले या किसी अन्य क्रिया के साथ आता है उसी को आप मेन वर्ब कहोगे। किसे मेन वर्ब कहेंगे?
तो वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में अकेले भी आ जाए या फिर किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे वर्ब के साथ प्रयोग होता है, तो उसी को आप मुख्य क्रिया कहते हो। जैसे यहां पर लिखे हैं ही राइट्स, यहां पर राइट जो है अकेले आया है, और यही जब आप इसका टेंस बदलते हो, दूसरे टेंस में ले जाते हो, तो क्या लिखते हो? ही इज राइटिंग, शी इज गोइंग, या शी वाज गोइंग, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर देख रहे हैं राइट गो, राइट का प्रयोग दूसरे वर्ब के साथ में भी हुआ है, तो ये राइट हुआ आपका मेन वर्ब, क्योंकि ये अकेले भी आता है और यहां पर जब उसके साथ एक दूसरा वर्ब आता है तो पर भी यह रहता है, तो ये आपका मेन वर्ब हुआ, मुख्य क्रिया हुआ। और हिंदी में वो कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के, जिस क्रिया के लास्ट में जो लगा रहेगा ना, लिखना, उठना, जाना, धोना, गाना, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ना लगा है, तो आप क्या समझ लोगे? वो मुख्य क्रिया के अंतर्गत है। दूसरा क्वेश्चन है, कहोगे कि अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी सेंटेंस में दो क्रिया का प्रयोग हुआ हो, तो जो लास्ट में जिस क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है वह क्रिया आपका मेन क्रिया होता है, मुख्य क्रिया होता है, और जिस वर्ब का, जिस क्रिया का प्रयोग पहले होता है वह आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे सी इज गोइंग, तो यहां पर इज भी है और गोइंग भी है, यानी गो भी है, तो इज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और गो क्या हो गया? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। दूसरी बात चलते हैं, यानी अब यहां पर आप मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में जान लिए। तो मुख्य क्रिया तो समझ गए कि वैसा वर्ब जिसको हम किसी सेंटेंस में अकेले या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। अब चलते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा क्रिया, वैसा वर्ब जिसका प्रयोग टेंस, वॉइस और मूड के निर्माण में किया जाता है। जब आप टेंस परिवर्तित करते हैं, वॉइस में परिवर्तित करते हैं, या वॉइस का निर्माण करते हैं, टेंस का निर्माण करते हैं, उसमें जिस जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसी को आप सहायक क्रिया कहोगे। सहायक क्रिया के अंतर्गत आप इज, आर, एम, वॉच, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, यानी अब बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रयोग आप सहायक क्रिया के रूप में करते हो। तो यानी ये सारे वर्ब जो है आपका सहायक क्रिया है। तो जब हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के बारे में समझ लिए हैं, तो अब आपको पहचानने में, मुख्य क्रिया को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगा। हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे, देख लीजिएगा, जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ है वो मुख्य क्रिया हुआ। और इंग्लिश में जब एक क्रिया, एक वर्ब आया है तब तो वह मेन क्रिया है। अगर दो है तो जो लास्ट में रहेगा वर्ब वह मेन क्रिया है। सहायक क्रिया में इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड जो है वो आपका सहायक क्रिया है। हम अब बताते चले कि कोई ऐसा अगर सेंटेंस है जिसमें एक ही क्रिया हो, क्या हो? एक ही क्रिया हो। मान लीजिए कि वह हेल्पिंग वर्ब भी क्यों ना हो, लेकिन एक ही हो। जैसे आपने यहां पर लिखा है दिस ट्री इज
टॉल। इसमें कितना क्रिया है? एक ही क्रिया है जो क्या है? सहायक क्रिया है। तो ये सहायक क्रिया तब सहायक क्रिया कहलाएगा जब उस सेंटेंस में दो वर्ब हो। अगर दो वर्ब नहीं है, एक ही सहायक क्रिया ही इसमें एक क्रिया है, तो वह सहायक क्रिया इस सेंटेंस के लिए मेन क्रिया होगा, मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया के रूप में होगा। यानी जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, चाहे वह वर्ब एक्चुअली में मेन वर्ब के श्रेणी से में आता हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के श्रेणी में आता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक ही है तो वह वर्ब जो है आपका उस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब के रूप में जाना जाएगा, यानी उसी को हम मुख्य क्रिया कहेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें होता है क्या? पद होता है। जैसे आपका मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, प्रधानाध्यापक है, फिर उसके सहायक प्रधानाध्यापक भी होते हैं। तो जब अगर मेन जो पोस्टधारी है अगर वह अपने क्षेत्र से आउट रहते हैं, हटे रहते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, तो उनके जो सहायक होते हैं वही उस समय के लिए, उस अवधि के लिए मुख्य रूप में मुख्य पद का भार ग्रहण करते हैं और उनको वही मेन के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि सहायक क्रिया के श्रेणी में आने वाला शब्द जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, कोई भी अगर किसी सेंटेंस में अकेले आया हो, उसके साथ जो मेन वर्ब के श्रेणी में आने वाला राइट, गो, ड्रिंक, ये शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तब जो सहायक श्रेणी में आने वाला जो वर्ब था इज, आर, एम, वाज, वेयर, वही आपका मेन क्रिया होगा। तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो वह आपका मेन वर्ब कहलाता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है तो लास्ट वाला वर्ब जो है, जो बाद में आता है, वह मेन वर्ब होता है और जो पहले आता है वह सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है। अब हम जब वर्ब के बारे में जान लिए हैं तब चलते हैं कर्ता के पहचान पर। कर्ता के पहचान पर चलते हैं। कर्ता को कैसे पहचानेंगे, उसका क्या नियम है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। जैसे कि आप शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना का चैनल पर देखे होइएगा, एक सूचना प्रकाशित किया गया है कि 4/12/2022 को एक कॉन्टेस्ट रखा गया है जिसका नाम है कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट। एक थोड़ा विचित्र सा नाम है। जी हाँ, मैं उसके बारे में दो शब्द आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको एक टारगेट दिया जा रहा है जो 3 दिसंबर 2022 से पहले आपको कवर करना है। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना सीखने की क्लास में जो आपको अभी से लेकर, यानी पहले वीडियो से लेकर हमारे जो जितने भी वीडियो आएंगे, जो 3/12/2022 तक होगा, क्या हम उसमें पढ़ाने जा रहे हैं उसका आपको एक टारगेट देंगे, एक सिलेबस देंगे। उस सिलेबस को हमको इस अवधि में पढ़ा लेना है, आपको समझ लेना है, सीख लेना है और उसी से ही आधारित इतने ही दिन में जो पढ़ाई हुआ रहेगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपको 4/12/2022 को होना है एग्जाम। और उसमें जितने भी प्रतिभागी भाग लेंगे
उनमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन ऑब्टेंड किए हैं, कौन प्राप्त किए हैं, और वही इस कॉन्टेस्ट का विजेता घोषित होंगे। अब कहिएगा ये टारगेट क्या होता है। आपको एक लक्ष्य दे दिया गया है कि इस लक्ष्य को आपको इतने समय में पूरा करना है। देखिए, जब लक्ष्य की बात आता है तो आपने सोच लिया कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। हर इंसान का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो क्या आप जो लक्ष्य बनाए हैं, क्या उसको आप अचीव कर लेते हो? नहीं, बहुत सारे नहीं करते, कुछ कर भी जाते हैं। तो कौन उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कौन नहीं प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सारे लोग जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे। सबके मुंह से स्वतः आ जाएगा कि अर्जुन ही उनका सबसे प्रिय शिष्य थे। ऐसा क्यों हुआ? और जितने भी यानी गुरु द्रोणाचार्य सारे पांडव और सारे कौरव दोनों को एक साथ शिक्षा दिए, और शिक्षा देने वाले भी कौन थे? एक ही गुरु द्रोणाचार्य थे। वो बताते गए, अस्त्र शस्त्र का शिक्षा देते गए, सारे छात्र शिक्षा ग्रहण कर उस मुकाम पर पहुंच गए कि वो अब सारे विद्या का अध्ययन कर चुके हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने सारे छात्र को एक जगह एकत्रित किए और उनका टेस्ट लेने लगे। उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष पर एक मछली को लटका दिए और सबसे पूछे बारी बारी से कि और तुमको जो है उस मछली के आंख में तीर लगाना है, यहाँ से निशाना साधो और इस तरह से बाण चलाना है कि मछली के आंख में जाकर तुम्हारा बाण लगे। सब गए, हाँ गुरुजी हो जाएगा। गुरुजी बारी बारी से बुलाए कि अच्छा पुत्र ये बताओ, लक्ष्य तो तुम समझ गए हो? तो जी गुरुजी। तो ये बताओ तुम देख क्या रहे हो? तो अर्जुन को छोड़कर जितने भी उनके शिष्य थे, कोई कहे कि सर गुरुजी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पर पत्तियां लगी हुई है, डालियां है, तो मछली है वगैरह वगैरह। तो कुछ ने कहा कि गुरुजी हम आपको देख रहे हैं, अब हम अपने साथी को देख रहे हैं, जंगल को देख रहे हैं, पौधा है उस पे मछली है। सब इस तरह से उसका वर्णन करने लगे, यानी लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। अंत में बारी आया अर्जुन का। अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि तुमको अपने लक्ष्य के बारे में पता है? तो अर्जुन बोले जी गुरुदेव हमें पता है, भली भांति पता है। तो गुरुदेव बोले तो अच्छा बेटा ये बताओ तुम क्या देख रहे हो? तो अर्जुन बोले गुरुदेव मैं देख रहा हूं कि मछली का वो जो आंख है मैं उसको देख रहा हूं, यानी हमें मछली का आंख दिखाई दे रहा है। तब गुरुदेव बोले कि बेटा तुम्हें और कुछ दिखाई देता है? ये तो बताओ कि मछली जो है वो किस डाली पर है, जो इस डाली पे वो झुका है या उठा है? अर्जुन बोले गुरुदेव मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है, मछली का आंख। उसके सिवा, मछली के आंख के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना आप न पेड़ न, यानी कुछ क्या है नहीं है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं तो मछली का आंख
देख रहा हूं। गुरुदेव के पुत्र, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुम चलाओ बाण और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वैसा ही हुआ। अर्जुन बाण चलाए और वह बाण सीधा मछली के आंख में लगा। कहने का अर्थ यह है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपने टारगेट बनाया है, सिर्फ आप उस टारगेट को देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखो। ये मत सोचो कि मैंने जो टारगेट लिया है क्या उसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम इतना मेहनत करते हैं हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जो आपने टारगेट लिया है उस टारगेट को तक जाइए, सफलता निश्चित मिलेगा। और शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के तहत जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसका मूल मंत्र तो आपको पहले ही बता दिया गया है। क्या? धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगा। तो इस मूल मंत्र को कभी आप नहीं भूलिएगा। और जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है तब तक आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं वहां तक कीजिए और तब नहीं सफलता मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता है। सफलता निश्चित मिलेगा। आपका जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य तक आप निश्चित पहुंच पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपको सब्जेक्ट का पहचान कराने के लिए। फिर इसी तरह से आपको कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के बारे में हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया जाएगा। इसलिए हमारा कोई भी वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को यह वीडियो या फिर हमारा जो ये कार्यक्रम है जो आप लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन पर क्लिक करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करेंगे। साथ ही हम जो टारगेट जो अगले वीडियो में आपका सिलेबस देने जा रहे हैं उस सिलेबस को पूरा अगर हम समय पर नहीं कर पाते हैं, लगेगा हमें कि हम जो सप्ताह में 3 रोज का 3 दिन हम जो क्लास देने जा रहे हैं उससे हमारा टारगेट संपन्न नहीं होता है, यानी हमारी पढ़ाई की गति को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम वैसा भी करेंगे। हम अपने क्लास को प्रतिदिन कर देंगे। लेकिन हम वॉच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारे चैनल से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जो अभी हमसे दूर हैं, वहां तक हमारा वीडियो पहुंचे। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम अपने क्लास को प्रतिदिन कर देंगे। लेकिन ये होगा कैसे? इसमें बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, बस थोड़ा सा सहयोग। कैसा सहयोग? तो सहयोग है कि आप जो हमारे चैनल पर जो नोटिस गया है कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट का, उस नोटिस को अपने सारे आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं वहाँ पर शेयर कर दें। अगर वहाँ से कोई प्रतिक्रिया मिलता है, कोई इंटरेस्टेड है इस क्लास के लिए या आपसे जानकारी लेते हैं तो बतला दें। और जब हमें लगेगा कि हमारे चैनल से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जिन्हें इस क्लास का आवश्यकता है, तो हम अपने क्लास को प्रतिदिन कर देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने फिर क्लास की ओर कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट पहचानने के लिए बहुत कुछ नहीं सोचना है। उसका एक साधारण सा नियम है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। आप सब्जेक्ट पहचान लीजिएगा। इसके लिए कोई रूल याद करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ
ब्रेन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, साधारणतः हम अगर उस पर आप विचार करोगे, जब दिया रहे तो उसमें आप सबसे पहले क्या खोज लोगे? क्रिया खोज लोगे। क्रिया तो समझा दिए हैं कि आपका क्रिया दो तरह का होगा, मेन क्रिया भी होगा और सहायक क्रिया भी होगा। आपके सेंटेंस में जो भी क्रिया हो उसके साथ आप कौन लगाकर सवाल करोगे? क्या करेंगे कि आपके वाक्य में जो क्रिया है, चाहे वह मेन क्रिया हो या हेल्पिंग वर्ब हो यानी सहायक क्रिया हो, जो भी क्रिया हो उसके साथ आपको कौन लगाकर सवाल करना है और उससे जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वही शब्द क्या का होता है? सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, जैसे देखिए राम खाता है, क्या चीज है? राम खाता है। तो इससे सवाल कीजिए ना, इसमें क्रिया क्या है? खाता है। तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? कौन। कौन खाता है? क्या उत्तर मिल रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। उसी तरह से है, उस पेड़ पर बंदर बैठा है। क्या चीज है? उस पेड़ पर बंदर बैठा है। इसमें क्या चीज है आपका क्रिया? तो बैठा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इसके साथ कौन लगाकर सवाल करना है? कौन बैठा है? क्या उत्तर मिल रहा है? बंदर। क्या मिल रहा है उत्तर? बंदर। दैट मीन्स ये जो आपका बंदर है वह सब्जेक्ट है, चाहे वो लास्ट में शुरू में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ यही करना है कि आपका जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में क्रिया के साथ कौन लगा के सवाल करेंगे। तो आपका क्रिया कौन सा दिया है? इसमें दो क्रिया है, बैठा जो आपका मुख्य क्रिया है और है वह क्या है? सहायक क्रिया है। तो उस दोनों के साथ एक ही साथ आप सवाल कीजिए, कौन बैठा है? उत्तर मिल रहा है क्या चीज? बंदर। तो आपका बंदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद है राम का भाई अच्छा है। अच्छा है। कौन अच्छा है? क्या उत्तर मिल रहा है? राम जी नहीं, भाई नहीं, क्या? कौन अच्छा है? तो राम का भाई, यानी ये पूरे। तो राम का भाई जो हुआ, क्योंकि हमको यहां पर क्वेश्चन कर रहे, प्रश्न कर रहे, कौन अच्छा है? उत्तर मिल रहा है राम का भाई। इसका मतलब क्या हुआ? राम का भाई करता हुआ, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए बिहार की राजधानी पटना है। क्या चीज है? बिहार का राजधानी पटना है ना? तो इसमें आप फिर सवाल कीजिए, कौन है? तो बिहार की राजधानी। कौन है? तो बिहार की राजधानी। इसका मतलब हुआ ये बिहार की राजधानी जो हो गया आपका सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट पहचान लेते हो, वर्ब पहचान लेते हो और कुछ रूल्स है एक दो वो हम बता देते हैं, तो आप इस तरह का सेंटेंस का अनुवाद आसानी से कर लोगे और जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा, ये बात तय है। तो सिर्फ आप अपने ब्रेन का एक्सरसाइज कीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही। चलते चलते हम आप लोगों को बता दें कि सब्जेक्ट के रूप में क्या सवाल सकता है। सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या चीज मिलेगा? नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन मिल जाएगा,
नाउन और प्रोनाउन मेनली जो है आपको सब्जेक्ट के रूप में रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप नहीं जानते, हमने बताया नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छा से अगले क्लास में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।